ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कैसे हमें चलना है, ताकि जो भी कुछ हमने किया है जीएस में अभी तक, स्टैटिक जीएस में, उसका हम मैक्सिमम कैसे आउटपुट लें। तो हमारा ऑप्टिमल हमें अगर रिजल्ट चाहिए तो देखिए, हमने नोट्स और बुक्स की बात करी, ये आप करोगे ही। ठीक, ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी हो गई हैं फर्स्ट स्टेज में। ठीक, अभी आपको लगानी है टेस्ट सीरीज। ठीक है, सपोज करिए आपने पॉलिटी का लक्ष्मीकांत कर लिया, पॉलिटी का पीवाईक्यू कर लिया। अभी हमें क्या करना है, हमें टेस्ट सीरीज लगानी है। पहले हमें पॉलिटी का टेस्ट लगाना है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, जब हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे कहाँ पर मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वीक हैं, कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं। दो चीज़ पहली चीज़ समझ में आएगी। दूसरा, सिली मिस्टेक्स में कहाँ कर रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस में कर रहा हूँ। अब इन बेसिस पे आप, और तीसरा तो आप इंट्यूशन डेवलप करते हो। जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, ठीक है, तो कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो 50 to 60% ही पेपर आता है आपको। उसके बाद आपको कैलकुलेटेड गेस लेना है, जो आपकी लिमिटेड नॉलेज है। तो वहाँ पर फिर क्या आता है, आप इंट्यूशन डेवलप करते हो कि कैसे कैलकुलेटेड गेस लेना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें सीखते हो आप टेस्ट सीरीज से। अभी वो कह रहा है, आपने सपोज करिए पॉलिटी का टेस्ट लगाया। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि आपने जो है पॉलिटी का टेस्ट लगाया। ठीक है, अभी आपके कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे। सपोज करिए प्रेसिडेंट में आपका गलत हो गया, इम्पीचमेंट के प्रोसेस पे कोई क्वेश्चन आया, आपने इसको गलत कर दिया। ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन नहीं करता है। तो अगर आपका ये गलत हो गया है, ठीक है, बट आपके गवर्नर के सारे क्वेश्चन सही हैं, गवर्नर के 3 क्वेश्चन थे, तीनों सही हैं आपके। ठीक है, इसका मतलब आपका प्रेसिडेंट का टॉपिक कमजोर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स की लिस्टिंग करनी है। वहीं पे 8-10 टॉपिक ही होंगे। आप उन टॉपिक्स को तुरंत रिविजिट कर लो अपनी बुक से, रेफरेंस मटेरियल से, या फिर सोल्यूशन से। सोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी है। वहाँ से रिविजिट करोगे सिर्फ उन टॉपिक्स को, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ना है, बस बंद करके रख देना है। वो हो गया आपका, पॉलिटी आपकी खत्म हो गई। या पॉलिटी के लिए कोई टेस्ट नहीं लगाना है। ठीक है, ये अप्रोच होगी हमारी। इससे क्या होगा, पॉलिटी में आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो भी कवर हो गए। स्ट्रेंथ तो आपकी थी, जो आपकी गलती नहीं हुई। तो ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बताते हैं जैसे तो पेपर कैसे अटेंड करना है, इस पे बात करेंगे। तो कितना सेफ क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, मतलब 1 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए प्रेजेंट सिनेरियो में। कोई गैस नहीं? कितना आपका? 130। जो कट ऑफ जा रही है अभी एग्जाम की हमारी, इस बार दिख रहा है, जो कट ऑफ जा रही है इस बार मे बी 95 के आसपास रही है, अदरवाइज 90 के आसपास रहती है। ठीक है, 90 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। 90 क्वेश्चन के आसपास इनकी कट ऑफ रहती है जनरली। इस बार सीटें कम थी तो अराउंड 95 गई होगी। ठीक है, अभी आप सपोज करो, मतलब मेरी रेंज जो है, मैं इतने क्वेश्चन रखता हूँ जो आप लोगों ने बताया, यही मेरी रेंज है। 130 to 140 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे।
सपोज करिए आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, 130 करे आपने, 100 आपके सही हैं, 30 गलत हैं, आपके नेट 90 क्वेश्चन बन रहे हैं। थोड़ा ऊपर जाते हैं आप, चलिए 140 पे चले गए, एक्सट्रीम पे चले गए आप, ठीक है, मैं मान रहा हूँ 104 गलत हो जाएंगे, सही हो जाएंगे आपके, और 36 गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितने बन जाएंगे, अराउंड 92 क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब इस रेंज में रहना है तो आपको इसके आसपास अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने इस बार 138 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, मेरे थे 24 गलत, ठीक है, 114 सही थे, मेरे अराउंड बन रहे थे 100, टोटल मेरे 106 क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। रीज़न क्या है, ये आपको कम रखना है, ये नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। और एग्जाम का मैंने नेचर बताया, दोनों चीज़ें आ रही हैं, फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों आ रही हैं, और दोनों आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया है, आप जब प्रीवियस ईयर करते हो तो जो फैक्चुअल, पहले तो फैक्चुअल ही आता था, वो आपका मैटर क्लियर हो चुका है, बुक आपने पढ़ी, कॉन्सेप्चुअल भी क्लियर हो चुका है, तो वही क्वेश्चन गलत होंगे जो बिल्कुल ही अननोन होंगे, एक दो जगह सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, अदरवाइज आप इजीली 100+ लाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, 130 to 140। इस बार सीटें ज़्यादा हैं तो कट ऑफ में भी कम रहे, लेकिन डाउट रहता है ना कई बार कि मेरे 85 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाओगे, दिमाग में रहेगा होंगे कि नहीं होंगे, तो बेटर है कि एक सेफ स्कोर पे रहो। तो 130 to 140 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो बेसिकली मैं 3 राउंड में पेपर को करता हूं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जो मतलब श्योर शॉट आते हैं, पहली चीज़ वो करता हूँ, जिसमें मतलब मैं 100% श्योर हूँ। इसमें दूसरा काम भी मैं करते चलता हूँ, 100% तो मैं श्योर हूँ, बट जिनमें मैं 50% श्योर हूँ उन ऑप्शंस को भी मैं एलिमिनेट करते चलता हूँ। जैसे ए बी में से मुझे डाउट है तो ए बी, बाकी सी डी मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो और एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो वहाँ पर मैं सिंपली क्रॉस कर देता हूँ। जिनमें 2 में डाउट है उसको मैं एनसर्किल कर देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड होता है हमारा। सेकेंड राउंड की बात करें तो जिनमें 50% का डाउट है मेरा, उस पर मैं आता हूँ। तो 50% का डाउट है, यहाँ पर फिर आपको नॉलेज अप्लाई करनी है, ठीक है। यहीं पर आपने जो मैंने बात की ना, इंट्यूशन और प्रैक्टिस, यहीं पर उसका रोल आएगा। बाद में अगर समय बचता है, मुश्किल से आपको 10 मिनट मिलेगा थर्ड राउंड के लिए। पहला राउंड लगभग 1 घंटा लगता है बबल और सब कुछ भरने के बाद, दूसरे में भी आधे घंटे से ऊपर ही लग जाएगा। मुश्किल से आपको 10 मिनट मिलेगा थर्ड राउंड में। तो यहाँ पर आप 120 क्वेश्चन पे हो अगर, तो कई हो जाता है ना 120 तो बहुत कम है, उस कंडीशन में आपको फिर थर्ड राउंड के लिए जाना है कि यार 10 और अटेम्प्ट कर देता हूँ 130 तो पहुँच जाऊँ। बट ये आपका रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर आप मे बी 10 करो तो हो सकता है कि 2 ही सही हो, 8 गलत हो। वैसे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हर 4 में से, ठीक है, 1 सही होना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो ओवरऑल आप पॉजिटिव में रहोगे। तो ये करना है आपको। अगर आप 130 नहीं टच कर रहे हो तब आप थर्ड राउंड के लिए जाओगे, ठीक है। अभी बात करेंगे कुछ बेसिक रूल्स की, पेपर हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम अटेम्प्ट कैसे करना उसकी बात करेंगे। ठीक है, ओके, इस पे बता देते हैं, ठीक। तो
ये मैं कुछ बेसिक रूल्स है जो मैं बता रहा हूँ, आप इसको यूज़ करेंगे जब भी आप टेस्ट देंगे। जैसे घर पे भी आप टेस्ट दे रहे हो या फिर कोचिंग में दे रहे हो, तो पहले रूल्स को आपको पढ़ लेना है, एक बार समझ लेना है, उसके बाद टेस्ट को देना है ताकि आप इसको अप्लाई कर सको। एग्जाम में भी यही काम करना है, रूल्स को एक बार देखना होता है। जब हम एग्जाम हॉल में एंट्री करेंगे एक बार रूल्स को देख लेते हैं बेसिक, ठीक है, क्योंकि रूल्स को देख के अप्लाई करोगे तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। इसको प्रॉपर पीडीएफ में भी डलवा दूंगा मैं सर से बोल के, अभी तो मैंने ही लिखा हुआ है हाथ में, तो बता दे रहा हूँ मैं। कुछ बेसिक, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नॉलेज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो याद रखिएगा। ये ट्रिक्स, ये सब चीज़ें तभी होंगी यूज जब आपकी नॉलेज फेल हो रही है। अगर आप किसी चीज़ में सर्टेन हो तो वहाँ पे ट्रिक्स नहीं लगानी है आपको, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज आपकी फोरमोस्ट है, मतलब फर्स्ट आपको नॉलेज लगानी है, देन ट्रिक्स, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, हम यूज क्यों कर रहे हैं बेसिक रूल्स? प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। आप कितना भी पढ़ लोगे, नॉलेज भी एक रिसोर्स है, टाइम भी आपके पास लिमिटेड है। तो आप प्रशासन में भी जब जाओगे तो ऐसा तो नहीं कि पैसा ही पैसा आपके पास, आप कोई भी पॉलिसी बना दे रहे हो। लिमिटेड रिसोर्स हैं आपको, और उस लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करते हो यही तो करना है। यहाँ पर भी चैलेंज आपके साथ वही है, नॉलेज आपके पास लिमिटेड है, और उस नॉलेज वाले रिसोर्स को कैसे आप यूटिलाइज करते हो कि आपको 3 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से 2 ही आ रहे हैं, उन 2 के हेल्प से कैसे आप आंसर पे पहुँचते हो। डिसीजन मेकिंग पावर ही तो है आपकी, प्रशासन में भी वही करनी है, यहाँ पर भी वही करनी है, ठीक है। तो उसके लिए यही है, मैंने अभी एग्ज़ाम की बात करूँगा। और कोशिश करिए कि नॉलेज और ट्रिक्स जब डाउट होता है तो कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। जैसे सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, दिमाग में कुछ नहीं रखना है, क्लियर माइंड से पढ़ना है। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा, अंडरलाइन कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड मैंने क्यों बोला अंडरलाइन करने को, क्योंकि कई बार जब हम फंसते हैं किसी ऑप्शन में तो कीवर्ड पे जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास की बात होगी, 2 डेफिनेशन में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ से पहुँच सकते हो अगर आप उसको समझते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अभी 1-2 हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या बात कर रहे हैं। तो फिर बात करेंगे रूल नंबर 2 की। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बतानी थी मुझे, आपको जब आप क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो तो कोशिश करो जो ऑप्शंस हैं उसको आप हाथ से ढक लो। एग्जाम में ही बता रहा हूँ। होता क्या है कि कई बार ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग बनाए गए होते हैं कि हमें आता भी है बट हम देख को कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर क्या है, आप पहले उसको ढक लो और रिकॉल करो कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है। 2 ही 3 सेकंड का टाइम लगेगा, ये करना है। कहने का मतलब है कि हाइड द आंसर, हाँ, जो भी ABCD दिया है, हाँ, इसके बाद आपको पहले रिकॉल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। रिकॉल करना है। जब आप रिकॉल करते हो उसके बाद आपने ऑप्शन पढ़ा, कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी होगा मे बी, बट वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि जो आपने रिकॉल किया था वही सही होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो उसको आप सेकंड राउंड के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि दिमाग उसको प्रोसेस करता रहता है। 1 घंटे बाद जब उस पर आप लौट के आओगे तो बहुत सी चीज़ें प्रोसेस हो चुकी होंगी, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो रिकॉल करने की कोशिश करनी है, और मोस्टली इसी की मैं इंट्यूशन की बात कर रहा हूँ। ये इंट्यूशन है आपका, ये सही है, आपने कभी पढ़ा होगा और यही मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा। तो याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि हर क्वेश्चन को छिपा लीजिए कॉन्सेप्चुअल छोड़ के। फिर हाँ, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। कई बार पूछता है कि करेक्ट है
तो ये तो हम कर देते हैं, इसमें भी हम करेक्ट मार के आ जाते हैं। और कई बार ये पूछता है नॉट करेक्ट, ठीक है, या नॉट इनकरेक्ट भी पूछ सकता है अगर वो एकदम फंसाना ही चाहे आपको, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है इसका, कोशिश करना है आपको कि इस तरह के क्वेश्चन में ये मार्क करिए आप, और ये वाला ऑप्शन आपको खोजना है, ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा, इनकरेक्ट पढ़ोगे फिर से इसको वो करोगे, प्रोसेस करोगे, इनकरेक्ट मतलब गलत खोजना है मुझे, बेटर है कि यहाँ पे आप मार्क कर दो, नॉट करेक्ट भी मुझे ये खोजना है, ठीक है। ये जैसे मिलेगा आपका ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं लोगों के, हाँ 2-4 हो जाते हैं तो फिर खेल खत्म। ये सिली मिस्टेक्स हैं, इसको अवॉइड करनी है। तो बेटर है कि इनको आप सर्किल भी कर दीजिए कि अब मैं इसको खोज रहा हूँ, मैं इसको खोज रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, ओके। अगला रूल देखते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक हम यूज करते हैं, ठीक है। कैसे होता है, इसमें क्या होता है, किस प्रकार से ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करते हो सही और गलत की फॉर्म में, ठीक है। जैसे बात करें, जब अपोजिट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ABCD 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक, ABCD दिया हुआ है, ठीक है। सपोज करिए B और D के जो स्टेटमेंट हैं एकदम विरोधाभासी हैं एक दूसरे के, मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से ही आंसर होता है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, क्यों, क्योंकि अभी तक का ट्रेंड यही रहा है। A और D भी दे सकता है, बट बोला ना मैंने कि लिमिटेड रिसोर्स आपको यूटिलाइज करना है, तो यही सब चीज़ें होती हैं। विरोधाभासी चीज़ों में से ही आपको दूसरा होता है सिमिलर ऑप्शन, ठीक है। सपोज करिए ये दोनों सिमिलर होते, सिमिलर मतलब नाम कुछ मैच कर रहा होता, अभी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो अगर नाम मैच कर रहा होता तो भी इन दोनों में से एक आंसर होगा। 3 नाम मैच कर रहे होते, तीनों में से एक ही आंसर होगा, मोस्टली चांसेस यही हैं, ठीक है। फिर दूसरा एलिमिनेशन में क्या है हमारा, जो हमारे एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड जैसे ओनली, ऑल, कैन नॉट, इस तरह के जो वर्ड होते हैं। ऑलवेज है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं मोस्टली गलत होते हैं। इसका जनरली एक अपवाद है, अगर आप देखना चाहेंगे पॉलिटी में थोड़ा सावधान रहिएगा, अदरवाइज ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में गलत होते हैं, क्योंकि पॉलिटी तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, तो उसमें आपको प्रिपेयर रहना होगा। पॉलिटी में वो ट्रिक व्रिक नहीं लगानी है, ठीक है, वो आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। तो पॉलिटी में जनरली अप्लाई नहीं होगा, कहीं कहीं पे, ठीक है, अदरवाइज लगेगा। फिर कुछ मॉडरेट वर्ड भी होते हैं, जैसे कैन हो सकता है, मे भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड जनरली सही होते हैं। फ्यू हो जाता है कई बार, ये जनरली सही होते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, जैसे मैंने बोला कि चारों ऑप्शन ही आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे क्या लिखा है, बट इस बेसिस पे भी आप निकाल के आओगे कि आपने सुना भी नहीं होगा क्या क्वेश्चन है, क्योंकि वो आपको चेक, वो आपकी नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, वो ये सब चीज़ें भी चेक कर रहा है, कुछ लॉजिकल भी सोचते हो कि सिर्फ किताबें पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये हो गया एलिमिनेशन में, ठीक है। फिर एक बात आती है डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन दिया हो तो जनरली जो मोस्ट लॉजिकल डेफिनेशन होती है ना, लॉजिकली सही लगे, हाँ वही सही होती है। तो डेफिनेशन तो लॉजिकल होनी चाहिए,
अगर दो डेफिनेशन में कन्फ्यूज़न हो, लॉजिकल और ब्रॉड होती है डेफिनेशन जनरली, बहुत नैरो नहीं होगी कोई डेफिनेशन होगी तो अगर दो डेफिनेशन है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो देखो कौन सी ज़्यादा ब्रॉड लग रही है, ज़्यादा इंक्लूसिव लग रही है, जनरली वो सही होती है। वही सही नहीं है, जनरली वो सही है, वो प्रैक्टिस से आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, अब एक क्या करते हो आप, इसको हटा देते हैं। अब आप ऐसे समझो कि क्वेश्चंस क्या है ना, ABCD आपका, ये समझिए कि सस्पेक्ट है आपके लिए, ठीक है। आप एज ए इन्वेस्टिगेटर हो तो आपको देखना है, दो चीज़ें देखनी है कि मोस्ट प्रोबेबल, बिल्कुल अगर समझ में ना आए बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन मतलब ये तो होगा ही आंसर में। 4 आपके पास ऑप्शन है ABCD, ठीक है। कई बार कॉम्बिनेशन पूछता है ना, ABBCCD, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है कि, या फिर ABCD में भी जो चूज़ करना है, तो ये देखना है कि चारों में से सबसे ज़्यादा होने की संभावना किसकी है। भले आप श्योर ना हो, लेकिन संभावना आप कंपेरेटिव नॉलेज से निकालते हो ना कि इसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं किसी वजह से। और फिर दूसरी तरफ देखना है कि लीस्ट प्रोबेबल कौन सा है, कि ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मेरे लॉजिक के हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। लीस्ट प्रोबेबल मतलब जिसके होने की संभावना मेरे अनुसार एकदम मिनिमम है, ठीक है। इसको आपको अब यहाँ पे आपको गेम खेलना है, इसके हिसाब से आपको एलिमिनेट करना है कि ये अगर A है, ये अगर C है, तो शायद A और C साथ में नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बाकी तो चीज़ें हैं बट ये थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है, बट एक बार अप्लाई करने लगोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। जनरली जो फैक्ट्स और डेटाज होते हैं वो जनरली रॉन्ग होते हैं, ठीक है। बट कुछ अपवाद भी है, फैक्ट्स, डेटा, ये सब जो दिया है जनरली रॉन्ग होते हैं, जनरली रॉन्ग होते हैं, ठीक। लेकिन मॉडरेट लेवल पे जाता है, यूपीएससी में ऐसे हो रहा है बेसिकली, अगर मॉडरेट फैक्ट या डेटा है, एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा है। जैसे अभी टेम्परेचर इंक्रीज बोले कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो एक्सट्रीम पे जा रहा है ना, बट मे बी 5, 7, 10 मॉडरेट लेवल पे है, तो इसको भी देख सकते हैं। हालांकि यूपीपीसीएस में जनरली गलत होता है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, कुछ ट्रेंड नहीं ले तो अपना जनरली गलत होता है, ठीक है, अगर बिल्कुल भी समझ में ना आए तो। अभी ये क्वेश्चन आता है हमारा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है। ये क्वेश्चन आते हैं ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हम गलत करके आते हैं अक्सर। कारण क्या होता है कि क्वेश्चन वही मैंने बोला ना, करेक्ट इनकरेक्ट वाली अप्रोच ही यहाँ पे रखनी है। असेंडिंग खोजना है तो ऐसे डायग्राम बना लो आप, असेंड कर रहा है मतलब मुझे ऐसे ही खोजना है, यही ऑर्डर मेरा बनना चाहिए जो भी मैं खोज रहा हूँ। डिसेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये ऑर्डर आप बना लो, ऐसे ऐसे डायग्राम बना लेना है आपको एग्जाम में, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछता है तो उसमें भी बना सकते हो, किस तरह से टाइमलाइन मुझे बनाना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, असेंडिंग डिसेंडिंग में ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसमें ऐसे बना लेना है। अच्छा, इंट्यूशन की मैंने बात करी थी पहले ही, अभी जो हमारा फर्स्ट गेस होता है जनरली, ठीक है, वही सही होता है अगर इंट्यूशन पे जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है, मतलब कि बिल्कुल ही ब्लाइंड गैस ले लिया। ऑप्शन जब आप चेंज करते हो तो जनरली गलत निकलता है, मोस्टली गलत निकलता है। तो इंट्यूशन हमारा जो है ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी से इंट्यूशन डेवलप होगा। जैसे
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल की बात करें, जिसके बिना सारे रूल बेकार हैं आपके, हाँ, लर्न हाउ टू अप्लाई दिस रूल्स। ठीक है, और ये कैसे होगा, इसका सिर्फ एक ऑप्शन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके बिना आप कुछ भी कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, मिनिमम कोशिश करिए कि 10 टेस्ट तो लगाने हैं, 20 लगाओगे तो और अच्छे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। बेसिक रूल की बात कर रहे थे, प्रैक्टिस की बात कर ली, तो ये जितने अपन ने रूल पढ़े हैं, ठीक है, इनको अप्लाई करोगे तभी स्कोर इंप्रूव होगा। तो जो नेगेटिव आपके स्टार्टिंग में आप 130, अच्छा शुरू में भी ये कोशिश मत करना कि 120 अटैम्प्ट कर रहे हो, शुरू में भी 130 अटैम्प्ट करना है। मतलब गिल्ट फीलिंग तो होनी चाहिए ना, मैं 50 गलत कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे 40 पे लाऊँ, 30 पे लाऊँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव आपके धीरे धीरे कम होंगे, एकाएक नहीं होंगे, विद टाइम धीरे धीरे कम होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 10 टेस्ट लगाना है, 20 लगाओगे, 20 ऑप्टिमम है मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी बात करेंगे पहले यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी मैंने बात करी ना, टेस्ट लगाने हैं, तो आप वही मैंने पहले बताया था, जैसे पॉलिटी आपने पढ़ा, सेक्शनल टेस्ट लगाया आपने। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद एनालाइज करेंगे सॉल्यूशन और अपडेट करेंगे। तो होता क्या, टेस्ट में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो स्टैटिक थे हमारे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो जनरली अभी बुक्स में नहीं आए हैं, जैसे इंडियन ओशन डायपोल्स हो सकता है ना मिले आपको, तो उस तरह की चीज़ें आप जो है नोटिंग कर लें। दूसरा, आप सिली मिस्टेक्स जो कर रहे हो, ठीक है, वो भी यहाँ से मिनिमाइज होंगी। सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद ही हम फुल टेस्ट पे जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए टेस्ट सीरीज में हमको क्या फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि गलत क्वेश्चन ना बनाए। वो क्वेश्चन जब गलत होंगे तो कोई प्रॉब्लम होती है। तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों पे फोकस करना, दोनों चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो कोई भी मतलब ठीक ठाक से सीरीज हो, कोई भी ना ज्वाइन करिएगा। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट सबसे पहले लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद कोशिश करिए 5-6 फुल टेस्ट लगा लें, और लास्ट में आपके मैंने बताया है कैसे आपको गेन मैक्सिमाइज करना है, पूरी बात हो चुकी है। ठीक है, वही सारी बातें हैं। ठीक है, गैस वर्क एफिशिएंसी आपकी कैसी है, ठीक है, नॉलेज एप्लीकेशन आपका बात हो गई है। ठीक, अब जो आपकी गलतियां हो रही हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी आप कर रहे होगे ना कि असेंडिंग डिसेंडिंग मैंने गलत कर दिया, करेक्ट इनकरेक्ट मैंने गलत कर दिया। ठीक है, उसको आप कहीं छोटे पेज पे लिख लो और सामने चिपका लो, ताकि वो आपको रिकॉल होती रहे, अगली बार इस तरह की गलती ना हो। क्योंकि चीज़ें आपको 2-3 महीने में इंप्रूव करनी है, 1 साल का आपके पास समय नहीं है, और इतना टाइम लेना भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया कि कंटेंट रिवीजन सिर्फ वीक टॉपिक्स का करना है। रिवीजन ऐसे ही होता है, इसी को बोलते हैं सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन। पूरी किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, आपको सब पढ़ा हुआ है। अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए एग्जाम में, वैसे जो इस बार की कट ऑफ है अराउंड 95 गई है, 90 के आसपास जाती है। बट जब यहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देते हो, टेस्ट देते हो, तो कोशिश करिए कि आप 100 के आसपास रहो, यानी कि ना 100 क्वेश्चन। मैं क्यों बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम के दिन थोड़ी भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए आपकी, सेंटर बहुत दूर भेज दिया, पता चले आप ट्रैवल में आप एग्जॉस्ट हो गए हो, और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं आती है, जनरली नहीं आती है एग्ज़ाम वाले दिन, वो आपकी टेस्ट में ही आएगी। टेस्ट में आप 100 हो तो पेपर अगर इजी आ गया तो अलग है, दूसरी सिचुएशन है। अदरवाइज टेस्ट में आप 100 हो तो वहाँ पे आप 98-95 पे रहोगे। तो 100 पे रहना है आपको, क्योंकि श्योर शॉर्ट हो कि मैं 100 पे हूँ, मेरी वर्स्ट सिचुएशन भी होगी तो मैं 95 पे तो रहूँगा या 90 पे रहूँगा, बहुत बुरी स्थिति हो गई तो आपको 100 क्वेश्चन का टारगेट करना है कि मेरी नेट 100 सही हो नेगेटिव हटाने के बाद। ठीक है, और इसको मेंटेन करना है,
अब ये टारगेट नहीं करना है कि मुझे अब 110 ले जाना है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये किस्मत है आपकी। इसके लिए आप कोशिश करोगे, वैसे भी कुछ मिलना नहीं है, टॉप तो करने वाले नहीं हो, एग्जॉस्ट हो जाओगे। जब एग्जॉस्ट हो जाओगे तो फिर मेंस के लिए आप 1 महीने आराम ही करते रहोगे। और एग्जॉस्शन का दूसरी प्रॉब्लम ये क्या है, एग्जॉस्शन की दूसरी प्रॉब्लम है कि हो सकता है एग्जाम हॉल में आप एग्जॉस्ट हो गए, पूरी तरह से दिमाग बंद हो गया, आप एग्जाम के 1 हफ्ते पहले पढ़ रहे हो 12 घंटे, सो रहे हो 5 घंटे, दिमाग आपका नहीं चलेगा। लास्ट वीक में जो लास्ट 7 डेज होते हैं हमारे, इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर हमें फोकस नहीं करना है, आप 100 पे हो, इसको मेंटेन रखना है। इसको आप मेंटेन रखोगे तो इसके ऊपर ही जाओगे, बहुत ज़्यादा नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको मेंटेन रखना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपने अगर अचीव कर लिया मतलब आपकी तैयारी है पूरी। जैसे लास्ट के 7 डे की बात करें हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसकी प्लानिंग आपको 1 हफ्ते पहले लेकिन कर भी लेनी है, ठीक है। ये इसकी प्लानिंग रोज़ नहीं होगी। प्लानिंग क्या होती है कि जैसे मैं अपना बताऊं, मैं क्या करता हूं जनरली, मैं लास्ट के 1 वीक में ही 2 बार करंट अफेयर पढ़ता हूं, 2 रिवीजन, सेकंड और थर्ड रीडिंग में जी इसी वीक में होती है। फर्स्ट रीडिंग में पहले कर चुका होता हूँ। दूसरा काम मैं क्या करता हूँ, जो भी टू फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने बोला पॉलिटी का चैप्टर 1, 2, ठीक है, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको मैंने पहले मार्क कर रखे हैं, मैं उन चैप्टर्स को रिवाइज करता हूँ, ठीक है। तीसरा, इधर मैं एटलस रोज पढ़ता हूँ 1.5 से 2 घंटे, ठीक है। यहाँ पर मुझे एटलस रोज पढ़ना होता है, ये फैक्ट वाले हैं सिर्फ। कॉन्सेप्चुअल तो जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब बाकी आपने अपने नोट्स बनाए हैं, ये आपका डे बाई डे शेड्यूल होता है। कोशिश करना है कि शेड्यूल हम फ्राइडे तक का बनाएं, सैटरडे का शेड्यूल नहीं होगा, संडे टू फ्राइडे। सैटरडे का शेड्यूल नहीं होगा क्योंकि सैटरडे तक जाएगा ये आपका, फ्राइडे तक का बनाओ कि मुझे फ्राइडे खत्म करना, तो भी सैटरडे का आधा दिन तो चला जाना है आपका, ठीक है। तो ये आपका बनाना है, प्लान ये करना है कि इसमें जितनी फैक्चुअल चीज़ें थी एक बार बस को गो थ्रू हो जाओ, याद करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ गो थ्रू होना है, कोई टेस्ट नहीं लगाना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कम से कम कोशिश करिए कि 7 से 8 घंटे सोइए। अच्छा, एग्ज़ाम वाले दिन तो 8 घंटे सोना ही सोना है, अगर पॉसिबल हो तो 7 से 8 घंटे सोइए, जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया। यार पढ़े हो 100 क्वेश्चन अगर स्कोर कर रहे हो तो नींद आ जाएगी, अगर 100 क्वेश्चन आप टेस्ट में स्कोर कर रहे हो तो नींद आ जाएगी, हालांकि नहीं आती है, मुझे भी नहीं आ रही थी। लास्ट टाइम का पढ़ना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ना कि अभी भी हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो उस तरीके से भी चाहते हैं। तैयारी नहीं पूरी होती है, कोई कितना भी कहे कि 7 बजे तक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई 9 बजे तक चलती है, ठीक है। अब ठीक है, वो दूसरी चीज़ है, मैं मतलब आइडियल बता रहा हूँ, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो अच्छा है, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हम सोचते हैं कि कुछ हो गया तो क्या होगा, ये पढ़ लें, ये नहीं पढ़ा तो होता है वो। अगर कर सकते हो आप तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उसके अलावा एक काम और करना है आपको, सीसेट पे बात कभी और करेंगे, अभी बात करते हैं। हाँ, जैसे आप जब यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं ना, कोई भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट दे रहे हो, तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हर सब्जेक्ट में हमारे 100 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम यही है, जैसे पॉलिटी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, इसमें आपके 100 क्वेश्चन बनने चाहिए। 100 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 100 क्वेश्चन मतलब आप जो है अराउंड 66% स्कोर कर रहे हो, ठीक है। इतना आना चाहिए, मतलब पॉलिटी में आप सपोज करो आपने 21 क्वेश्चन आए हैं तो 14 ही सही कर रहे हो, जो कि सही चीज़ नहीं है। पॉलिटी में तो मैं मानता हूँ कि अगर आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपके 120 प्लस होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए अगर आप यहाँ पे दे रहे हो, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है, इस पर आप वर्क करोगे, कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर एक्सेप्टेबल है कि आपके 90 क्वेश्चन ही बन रहे हैं,
कोई मतलब 90 से भी कम बन रहे हैं, कोई इशू नहीं है, मैनेज हो जाएगा। हिस्ट्री वैसे भी कितना भी पढ़ लोगे। ज्योग्राफी भी टाइम इंप्रूव हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल है। एटलस जब आपका स्ट्रांग होगा तो ये 100 आप टच कर जाओगे कभी। बट हिस्ट्री में आप जो है 90 क्वेश्चन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी रखिएगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एक्सेप्टेबल है बिलो 90, अदरवाइज हमें 100 प्लस का टारगेट करना है। तभी एवरेज निकालोगे तो आप 100 के आसपास रहोगे, ठीक है। ओके, ये मतलब प्रीलिम्स का था बेसिकली, जीएस का, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ये भी आती है तैयारी का। अभी पेपर देखेंगे, पहले पेपर देख लें, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स डिस्कस करी थी ना, ठीक है। अब ये वाला ही क्वेश्चन देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए एक बार। करें? स्टार्ट करें? ओके। अभी जैसे ठीक है, ये ऑर्डर पूछा है, हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप पेपर देते हो ना तो जैसे उस पर तो लिखा होता है जनरली बुकलेट पे कि लिखे ना, बट आप जितना मतलब लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं पूरा लिख डालता हूँ, मेरी मतलब आप वो बुकलेट देखोगे तो पढ़ने लायक ही रहती है, मतलब लगेगा नहीं कि कुछ है, क्योंकि मैं सब कुछ लिख डालता हूँ, कुछ याद भी आता मैं लिख डालता हूँ। क्योंकि सपोज करिए मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे 2 में डाउट है, तो मैं इस पर ज़्यादा क्यों भरोसा कर रहा हूँ इस ऑप्शन पे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉजिक क्या है मेरा यहाँ पे। अगली बार मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, अगले राउंड में मेरे पास समय नहीं है सोचने का, तो मैं लॉजिक भी यहीं लिख देता हूँ, मैं क्या लॉजिक लगाया था कि मेरा ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ताकि मैं इस पर ब्रेनस्टॉर्म कर सकूँ अगली बार आऊँ तो, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी फैक्चुअल है, ठीक है। अभी देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली। इन दोनों ऑप्शन को देखोगे तो पहले क्या होगा? हाँ, तो यहाँ से 4 के बाद ही 2 ही आएगा ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये हमारा हट गया, ठीक है। 4 के बाद 2 आएगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एलिमिनेट ऐसे कर सकते हो कि 4 के बाद 2 आएगा। अब यहाँ से हमको देखना है कि 4 के बाद 2 तो 1 3, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में इसमें 2 किया हुआ है, यहाँ पे 2 क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड एंड मतलब अडॉप्ट और एनेक्ट हुआ है, इसमें तो डेट दी हुई है ना 49 26 नवंबर, ठीक। तो इसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं ना, मतलब ऐसे ही एलिमिनेट करना है। मतलब क्वेश्चंस को आप देखिए, सीधे यहाँ से ना निकालिए, यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए आप, और तब आप यहाँ से करिए, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी बता रहे हैं सर, क्या करें? देखिए, आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सपोज करिए आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी या पहले ड्राफ्टिंग कमेटी? सबसे पहले तो हाँ असेंबली आएगी, ठीक है। तो वो आपको सोचना है, वही मैं कह रहा हूँ, ऑर्डर आपको सोचना है। तो कम से कम आप 2 पे तो पहुँच गए कि इन दोनों में से एक होगा, बस हम ये कह रहे हैं आपसे। बाकी यहाँ पे अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पे आप बोल रहा हूँ ना कि नॉलेज आपका डेफिसिट हो गया है, आप लॉजिक लगा के तो 2 ऑप्शन पे आ गए, बट नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर आप 50-50% पे जा रहे हो। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है।
जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, बस ये बताना था कि जब आप ट्रिक्स बनाते हो तो एग्जाम में काम आती है। ठीक है, जैसे ये पूछा था कि इन्वेडर्स जो हैं प्राचीन भारत में, हाँ कैसे भी कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको स्पीक याद किया हुआ है। ठीक है, आप ऐसे कुछ बना लो और इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है। अब कितनी भी बार 5 बार आपने हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आपने ट्रिक नहीं बनाई तो कन्फ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक। देखिए, स्पीक का मतलब है सक, एस फॉर है आपका ये सकाज, ठीक है। पी है पार्थियन, कहाँ गया? ठीक है, पार्थियन को ही कुषाण बोलते हैं। ठीक है, पार्थियन को कुषाण बोलते हैं ना। पार्थियन को ही कुषाण भी बोलते हैं। नहीं सॉरी, बता रहा हूँ, सकाज है, पार्थियन है, कुषाण है। ठीक है, तो देखिए ये आंसर है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रीक्स आए थे। ठीक है, तो इसको ऐसे मैंने किया हुआ है कि ग्रीक्स स्पीक। ठीक है, तो ग्रीक्स आए, फिर सकाज आए, फिर पार्थियन आए, फिर कुषाण आए। ठीक है, अच्छा कुषाण में भी मैंने याद किया हुआ है क्वैक। ठीक है, तो ये मतलब वेमा कदाफिस है, कनिष्क है, मतलब उनके जो शासक हुए हैं उसका है। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ग्रीक्स आए हैं, फिर सकाज आए हैं, फिर पार्थियन आए हैं, फिर कुषाण आए हैं। पार्थियन को पहलवाज भी बोलते हैं हम शायद। ठीक, अच्छा ये जो क्वेश्चन हो रहा था, मिलिंद पान्हो पे आया है जो। ठीक है, हमने बोला ना सिमिलर साउंडिंग ऑप्शन हो या फिर अपोजिट ऑप्शन हो, तो ये देखिए यहाँ पर तीनों सिमिलर दिख रहे हैं हमको। नागार्जुन है, नागभट्ट है, नागसेन है, तो जनरली इन्हीं में से एक सही होगा। ठीक है, अब बाकी नॉलेज की बात है कि इसका तो सबको पता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कई बार एग्जाम में नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे आप पहुँच जाते हो। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, भाग दुह की बात हो रही है। ये हम भाग पढ़ते हैं ना, वैदिक काल में भाग हुआ करता था। तो भाग तो स्टेट का जो रेवेन्यू था उसका पार्ट था ना, एक तरीके से। स्टेट तो था नहीं, जो भी वहाँ राजा हुआ करते थे उनके रेवेन्यू का पार्ट था। तो यहाँ से हमको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन हम गेस ले सकते हैं कि नहीं, रेवेन्यू की बात हो रही है, राजस्व की बात हो रही है। राजस्व का एक ही स्रोत हुआ करता था भाग उस समय। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं ये मार दे रहा हूँ। बस यही चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी कि आपने वहाँ पढ़ा था कि वैदिक काल में भाग होता था। ठीक, मुझे नहीं पता कि भाग जो है मतलब ये भाग दुग जो होते थे वही उसको कलेक्ट करते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे गेस लिया है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट जनरली सही हो गया है। ठीक है, इसके बाद हाँ, अब जैसे बोला ना कि लिमिटेड नॉलेज है आपकी। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये सबने सुना होगा नेवासा। ये सबने सुना होगा नेवासा। ठीक है, नेवासा आपने सुना होगा, तो नेवासा यहाँ होगा, हमको नहीं पता। इन साउथर्न स्टेट्स के बारे में मैं बहुत नहीं जानता हूँ। ठीक है, अच्छा ए के साथ ए नहीं है जनरली, तो ए के साथ 3 तो जा रहा है, तो मैं 2 ऑप्शन पे पहुँच गया हूँ। ठीक है, अभी प्रॉब्लम डिडवाना भी आपने कभी सुना होगा, ये तो मैं श्योर हूँ। अब डिडवाना भी मैंने सुना होगा, तो डिडवाना भी वहीं जाएगा। हाँ, तमिलनाडु या कर्नाटका शायद नहीं होगा, कि मैंने सुना नहीं है। साउथर्न स्टेट के बारे में बहुत नहीं पढ़ते हम। ठीक है, तो इससे आप ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ओके, अभी बात करते हैं।
मैंने बोला ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब ये जियोग्राफी का आपका क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो ये क्वेश्चन फिर प्रॉब्लम करेगा आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत करना, फैक्चुअल गलत हो जाए ठीक है, ये नहीं गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये डाला है कि देखिए, मतलब तमिलनाडु का जो कोस्ट है, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो ड्राई रहता है, ठीक है। ठीक है, ये अपना इंडिया का मैप है, तो ये तमिलनाडु का कोस्ट है हमारा, ठीक है। जब हमारा मानसून आता है तो ये ड्राई रहता है बोल रहा है, तो देखिए उसने कंडीशन ही बताई हुई है कि हाँ ड्राई रहता है, सही बात है। नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारा जब आता है तभी वर्षा होती है तमिलनाडु में, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये बे ऑफ बंगाल है। और दूसरा, यहाँ पर हमारा वेस्टर्न घाट आ जाता है, तो ये रेन शेडो हो जाता है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए यहाँ से। अब यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, या फिर गलत कर देंगे या छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसी तरह का एक और कॉन्सेप्चुअल है, कभी मतलब इसकी व्याख्या नहीं करता है, इनमें कभी कंफ्यूजन हो जाता है, गलत हो जाता है उसका। अच्छा, जो दोनों सही है क्या व्याख्या सही नहीं कर रहा, वो तो इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। हाँ, वेटेज बढ़ रहा है। देखिए, अब ये क्वेश्चन ही देख रहे हैं आप, ठीक है। इसमें बोला क्या है सबसे पहले कि साउथ वेस्ट मानसून के दौरान जो है ड्राई रहता है ये, हाँ। ड्राई क्यों रहता है, पहला क्वेश्चन तो आपको होना चाहिए ना कि जो स्टेटमेंट दिया है, या तो आप दो काम कर सकते हो, जनरली इसको आप हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए वाई, क्यों हो रहा है ऐसा ये, ठीक है। आपने जब ये पढ़ा तो क्या आपके वाई का जवाब मिला है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं मिला है, कोई रैंडम स्टेटमेंट है, ठीक है, तब यह जो है हो सकता है ये सही स्टेटमेंट हो बट एक्सप्लेन ना कर रहा हो, क्योंकि आपके वाई का जवाब नहीं मिला, या हो सकता है स्टेटमेंट ही गलत हो। सपोज करिए ये लिख देता कि सिचुएटेड, मतलब ये सपोज करिए कि रेन शेडो एरिया लिख देता आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच में, ठीक है, और लिख देता कि जैसे सपोज करिए कि तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड, ठीक है, इन द शैडो जोन ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट इधर ला देता, तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया ना हमारा। तो नॉलेज भी जरूरी है, और इस वाई का जवाब आपको मिल रहा है कि नहीं ये देखना है, ठीक है। जैसे भी जैसे आपने बोला ना स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट दिया है उसका रीज़न, ठीक है, तो सर से बताइएगा, अगर कुछ इस पर करना होगा तो पूरा पेपर कर लेंगे, एक बार आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आप ये भी देखिए, ये भी पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अल्नीनो पे आया था। अब अल्नीनो वाला भी जो क्वेश्चन आया है, आपने अल्नीनो नहीं पढ़ा है, सिर्फ आपने पीवाईक्यू किया है फैक्चुअल, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, क्योंकि जो प्लैंकटन है, ठीक है, ये इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है ये नहीं पता है आपको, ठीक है। तो इसलिए एक बार आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, सिंपल सी बात ये है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, करेक्ट पूछा है इसमें हमसे करेक्ट पूछा है, ठीक है। अब लिखा है जो हमारा G20 का लोगो है, इसमें 7 पिटल्स है, मुझे नहीं पता कितने पिटल्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखी है, 7 पिटल्स जो हैं 7 कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉन्टिनेंट तो 7 है। अच्छा ठीक है, या तो दोनों एक साथ होंगे, लॉजिक लगाइए, ठीक है, अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा, अगर ये गलत होगा तो ये भी गलत होगा, क्योंकि 7 पिटल की बात हुई है, यहाँ पर भी 7 की बात हो गई है, ठीक है। तो ये तो जनरली सही होगा, और कॉन्टिनेंट की बात हो रही है क्योंकि कॉन्टिनेंट 7 ही है, तो मैं ये कह रहा हूँ या तो इन दोनों में से एक होगा मेरा ऑप्शन, इतना तो आप पहुँच गए। अब यहाँ पर लॉजिक आपको लगाना है, यार 7 कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, 7 पिटल है, तो मे बी आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था ये क्वेश्चन, बट आप इसको ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आप जब टेस्ट लगाओगे तब ये डेवलप होगा धीरे धीरे अपने आप,
क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर होता है, आपने अगर एक भी टेस्ट नहीं लगाया है तो एग्ज़ाम में ये गलत करके आ जाओगे आप, या छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि पेपर अब लेंदी आ रहा है, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन भी अब देखिए कॉन्सेप्चुअल भी आ रहे हैं, वहाँ पे सोचना भी है, सिर्फ फैक्ट नहीं आ रहे हैं कि ABCD लगा दिया, तो पेपर भी छूट जा रहे हैं लोगों के। ठीक है, तो ये से ये क्वेश्चन, अभी एक और है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। मैंने बोला ना प्योर लॉजिक वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा होगा हाँ कि लोटिक और लेंटिक क्या होता है। दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है लोटिक, होता है एक लेंटिक। ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, सपोज करिए जैसे मैंने पढ़ा हुआ था, हाँ तो देखिए ना, ऑड ऑन आउट कर दीजिए ना, ये तीनों तो स्टेगनेंट वाटर है ना आपके, यही तो फ्लो कर रहा है। हाँ, तो जब ये तीनों तो अपने आप एलिमिनेट हो गए ना, ये भी मतलब रुका हुआ जल है, ये भी रुका हुआ जल है, ये भी रुका जल है, ये आपका फ्लोइंग वाटर है, तो हो जाएगा आंसर। तो ये भी कर सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन को आपने सुना नहीं है, छोड़ नहीं देना है कि यार क्या लोटिक लेंटिक आ गया था, क्या मैं लॉजिक से लगा सकता हूँ, सीसेट ही समझ लीजिए कि सीसेट से मैं कर सकता हूँ नहीं इसको। ठीक है, ओके। अच्छा ये क्वेश्चन आया था, लास्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अच्छा ये जो हमारा नॉट पूछा है, ठीक है, नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब ज़्यादातर लोगों को मतलब डाउट होगा कि यार कौन सी होगी सर्विस। हाँ, लेकिन आप वॉलंटरी जो सोशल सर्विस सुन रहे हो, केयर इकोनॉमी सुना है ना आपने? हाँ, केयर इकोनॉमी हमारी GDP में काउंट नहीं की जाती है, तो वॉलंटरी सोशल सर्विस को भी तो केयर इकोनॉमी का हम पार्ट मान सकते हैं। और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वही होगी ना जिसमें कुछ मनी जनरेट हो रहा हो, कोई रिसोर्स जनरेट हो रहा हो, बट इसमें नहीं हो रहा उस तरीके से। वॉलंटरी है आपका, पूरी तरह से स्वैच्छिक है आपका, और समाज सेवा कर रहे हो आप। ठीक है, तो इस पे आप एलिमिनेट कर सकते हो ना। डाउट होता है एग्जाम में, जब प्रेशर होता है दिमाग नहीं काम करता है। यहाँ तो बहुत आसानी से हम सोच लेते हैं यार ये होगा नहीं होगा, एग्जाम में नहीं दिमाग काम करता है। तो मतलब लॉजिक पे भी जाना है वहाँ पे कि मैं इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट सोच पा रहा हूँ क्या। वॉलंटरी सोशल तो केयर इकोनॉमी तो है, ठीक है, घर में माताएं बहनें काम करती हैं, वो तो जुड़ता नहीं है GDP में हमारे, तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं। तो यही होना चाहिए। अब होगा नहीं होगा वो आंसर की में देखेंगे। ठीक है, सर कभी-कभी ऐसा होता है कंटिन्यूअसली फॉर्म में डाउट क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्या क्या? जैसे लगातार 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डाउट रहता है 50%। उससे अगले जब क्वेश्चन देखते फिर ऐसा लगता है बहुत सारे गलत हो गए ऐसे तो। नहीं देखिए होता क्या है ना, हाँ देखिए होता क्या है कि सब्जेक्ट वाइज चीज़ें चलती हैं। अभी आपके हिस्ट्री के जब क्वेश्चन आएंगे तो हिस्ट्री में तो ज़्यादातर जगह डाउट होगा ना आपको। आपने पॉलिटी अटेम्प्ट करना शुरू किया, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आए, 10 में से आपने 9 मार दिए तो एकदम पॉजिटिव हो गए। आगे जब आपकी हिस्ट्री आ गई तो हिस्ट्री में आपके हो सकता है कि 10 क्वेश्चन है उसमें से 3 ही समझ में आ रहे हो, 7 समझ में ना आ रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है सब्जेक्ट वाइज। हाँ, तो उसमें परेशान ना हुई, मान के चलिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तो मुझे कम ही आएगी। और एक चीज़ और है, तैयारी की बात कर लेते थोड़ी सी फिर ख़त्म करते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम क्या होती है, अभी पूरा अपना सोशल मीडिया का टाइम है, यूट्यूब और इन सब में पूरा समय चला जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम क्या है, मेनली है हमारा सोशल मीडिया। ठीक है, मैंने क्या किया है वो मैं बता रहा हूँ। मेरा अपना प्रैक्टिकल वो क्या है, क्योंकि आप जैसे FB इंस्टाग्राम है, ये सब चीज़ें जो हैं, इसको मैंने अनइंस्टॉल कर रखा है, मोबाइल में नहीं रहता है मेरे। वैसे मैं इंस्टा नहीं चलाता हूँ। FB भी कभी 1-2 महीने में इंस्टॉल किया, 1 घंटे चलाया हटा दिया। तो इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो ये मेरे मोबाइल में नहीं रहते हैं, ये मैं अनइंस्टॉल रखता हूँ। जब बन जाओगे तो चला लेना, अभी कुछ मतलब नहीं चलाने का मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा YouTube नहीं हटा सकते आप। ठीक है, वो चलेगा, उसमें शॉर्ट्स देखोगे। तो मैं क्या करता था जनरली,
अभी तो नहीं कर रहा हूँ, मेंस तक करता था जो काम। मैं जनरली 9 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था, ठीक। तो 9 बजे मैं अपना सेल फ़ोन जिसमें मेरा इंटरनेट चलता है, मैं लाइब्रेरी के लॉकर में रख देता था। हाँ, दूसरा अपना आप कीपैड वाला मोबाइल यूज़ कर सकते हैं घर पे बात करनी हो तो। अगले दिन जब भी लाइब्रेरी आएंगे, चाहे 8 बजे आएँ चाहे 9 बजे आएँ, तब तक मैं मोबाइल नहीं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इसे होता क्या है? होता ये है कि कम से कम आप नींद तो अच्छी ले लेते हो, और अगर आपकी नींद अच्छी है, मतलब वो छोटा वाला देता था और वो वाला कीप वाला एंड्रॉइड वाला रख देते थे। हाँ एंड्रॉइड वाला रख लेते थे। शुरू में तो ऐसा नहीं हुआ, उसकी चिंता में नींद नहीं आएगी कहीं। शुरू में प्रॉब्लम ये होती है कि समझ में नहीं आता क्या करे घर पे, कोई काम नहीं है। डिसीजन लेना ही बहुत चुनौती। बट धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, प्रोडक्टिव काम करने लगते हो आप। फिर सोचने लगते हो कल कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और टाइम पे सोने लगते हो। मोबाइल जब रहता तो अभी 11 बजे सो रहे हो, जब मोबाइल नहीं रहता तो अब 10:30 बजे या 10 बजे सो जा रहे हो। और सबसे फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी नींद अच्छी होती है ना, तो अपने आप सुबह पॉजिटिव रहते हो, ठीक है। आप पॉजिटिव होकर उठते हो, पहली चीज़। एक तो आप टाइम पे भी उठ जाओगे जनरली, और सबसे फ़ायदा ये होता है जब आप पॉजिटिव रहते हो, सुबह पढ़ाई भी अच्छी होगी आपकी। सुबह भी आपने मोबाइल नहीं चलाया जनरली, तो जब पढ़ाई दिन में 4 घंटे 5 घंटे अच्छी हो जाती है ना, तो फ्लो बन जाता है दिन भर का। अच्छा, गलती कभी मुझे कोई रिचार्ज करना होता था या कोई ज़रूरी काम तो मैं मोबाइल लाता था, जिस दिन मैं मोबाइल लाता था उस दिन मेरा दिन गड़बड़ हो जाता था। तो आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट यही रास्ता है, मतलब कुछ दिन के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने भी एटॉमिक हैबिट्स बुक में ही देखा था कि डिस्ट्रैक्शन से आप लड़ नहीं सकते रोज़, कभी ना कभी तो हार जाओगे। तो बेटर है कि उनको किनारे कर दो, उनसे लड़ो मत। लड़ना है तो इन चीज़ों से लड़ो, अपने आप को सुधारने में, ठीक है। तब ये करोगे ना तो अपने आप ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। डिसिप्लिन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही है, टाइम पे सो रहे हो और टाइम पे जग रहे हो। ये कर लोगे तो सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अपने आप डेडिकेट हो जाओगे, सुबह 4 घंटे 5 घंटे पढ़ोगे, डेडिकेशन आ जाएगा। और जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो अपने आप डिटरमिन हो जाते हो आप कि यार कुछ करना है अब, ठीक है। तो बस इसको आप पहले ख़त्म कर दो, यही तरीका है। मोबाइल किसी दोस्त को दे दो, या फिर घर में फैमिली के साथ रहते हो तो फादर को दे दो मोबाइल को, फ्लाइट मोड में करके या कुछ करके। मम्मी को दे दो। यार प्राइवेसी लॉक कर दो। मैंने बोला ना फ्लाइट मोड में कर दो, मैं फ्लाइट मोड में मोबाइल रखता था यहाँ पे। फ्लाइट मोड में मोबाइल को कर दो आप, लॉक तो कोई खोलेगा नहीं ना आपका। सर कभी जैसे जरूरत भी पड़ती है, कुछ चीज़ों में डाउट रहता है, देखने वगैरह इस तरीके से। आपके दोस्त भी आपके साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं आप? जी। तो यार इतनी ज़रूरी, आज से 6-7 साल पहले ज़रूरी था देखना कुछ। नहीं सर, एक बात कह रहा हूँ, मतलब जैसे कुछ चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड अगले दिन के लिए भी टाली जा सकती हैं। देखिए जैसे आप मोबाइल भी यहाँ पे लाइब्रेरी में अगर आप यूज़ करते हो, या कहीं पढ़ाई के टाइम भी यूज़ करते हो, तब भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप क्या करो ना, जो भी आपके डाउट्स हो रहे हैं एक जगह पे लिख लो आप। मोबाइल का टाइम आप डिसाइड कर दो कि मुझे डाउट्स भी देखने हैं तो 12 से 1 के बीच में, मतलब लंच के पहले, ऐसे टाइम पे देखना है। अदरवाइज आप डाउट तो क्लियर करने गए, एक डाउट के चक्कर में आप 10-20 डाउट क्लियर करने लगे और पता चले कि 1 घंटे निकल गए, और एग्जॉस्ट हो जाओगे आप। मोबाइल ऐसी चीज़ है, 1.5 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, वो एकदम दूसरी चीज़ है, फिर उस पर बात नहीं करना भी सही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आप सपोज करिए कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ों की जानकारी गलत भी मिल जाती है हमें, सभी उसका नहीं बिल्कुल। वही बता रहे हैं। आप मान लो पढ़ रहे हो फोल्ड या फॉल्ट, एक टॉपिक है ना, ठीक, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। आप बस गूगल पे जाके, गूगल क्रोम की बात कर रहा हूँ, जाके बस लिख दो फोल्ड माउंटेन या फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग लिख दो, और उसमें इमेजेस का जो सेक्शन होता है उस पर क्लिक कर दो, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। और बेसिक थोड़ा और स्पेसिफिक जाना है तो बस यूपीएससी लिख दो इसके आगे, ठीक है, फोल्ड यूपीएससी, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो डायग्राम से जितना काम भर का समझना है समझ लोगे, उतने पे ही रहना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि पीसीएस है, यूपीएससी में जा सकते हो आप, ठीक है। हाँ पूछिए कुछ स्पेसिफिक, और कुछ पूछना है? जैसे तैयारी से करें पीआई की अच्छा, पहला अटेम्प्ट है आपका?
ओके, PYQ लगाना तैयारी के पहले। तैयारी करने से पहले सिर्फ आइडिया लेने के लिए लोग कहते हैं कि तुम वही पढ़ोगे, वही चीज़ कीवर्ड उठाओगे जो PYQ में देख रखे होंगे। देखिए अगर टाइम है तो 21, 22 और 23 का, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। 5 साल का भी देख सकते हैं, 21, 22, 23 का सेक्शनल देखिएगा लेकिन, ठीक है। जैसे पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आए हैं तो अब सेक्शन नहीं, क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे 70 to 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पॉलिटी के, तो एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहा है, उनको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। 3-4 साल के पेपर RO का भी ले सकते हो, उसमें जो आया है वो आप देख सकते हो बस एक बार। अदरवाइज़ अभी बहुत समझ में नहीं आएगा, पढ़ने भी बैठोगे, ठीक है। हाँ, मेंस का आप कर रहे हो तो क्योंकि आप प्रीलिम की तैयारी कर चुके तभी तो मेंस की तैयारी कर रहे हो, मतलब साथ में ही करनी चाहिए। जब मेंस का अगर आप कर रहे हो तब मैं कहूँगा एक बार आपको प्रीवियस ईयर जरूर देखना है, क्योंकि नोट्स बनाना है आपको उसके हिसाब से। तो हाँ, प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, 3-4 साल के देख लीजिए एक आइडिया लेने के लिए। लेकिन बेसिक बुक पढ़नी है उसके बाद अच्छे से, जो बुक्स बताई हैं। आगे पूछे। जैसे टेस्ट लगाते हैं मंत्रा के लगाए, पीसीएस मंत्रा के या सिम्प्लीफाइड के लगाए, तो जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको अलग से नोट करते हुए जाना, फिर लास्ट टाइम पे उनका वो बनाना, वो उतना जरूरी है। अब टेस्ट सीरीज में भी हमको लग रहा है 30-40 क्वेश्चन तो PYQ रहते ही हैं, डालते हैं लोग। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके, या तो आपने नोट्स में ऐड किए हुए हैं, फिर तो ठीक है। नोट्स में नहीं ऐड किए हुए हैं, अपने नोट्स में डालिए ना। जियोग्राफी का क्वेश्चन जियोग्राफी में डालिए उसको, ठीक है। दूसरा मैंने बोला ना, न्यू कॉन्सेप्ट्स भी कुछ आएंगे आपके, जैसे इंडियन ओशन डायपोल आ गया, मान लीजिए, मैंने बोला था अभी, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी। PCS नहीं पूछ रहा है, मे बी शायद UPSC ने पूछा है कि नहीं, लेकिन पूछ लेगा तो आपको प्रिपेयर रहना होगा। ये गेस है कि हाँ IOD अगर दिया है तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानूँ, ये क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे पॉजिटिव IOD होता है, ठीक है, नेगेटिव IOD होता है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए क्यों पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। इस तरह से करना है, मतलब टेस्ट सीरीज को ऐसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सारे अच्छे होते हैं उनके भी। आगे कॉन्सेप्ट के लिए पहले फैक्ट पता होना जरूरी है, फैक्ट के आधार पर कॉन्सेप्ट निकल जाता है। सर ऐसे समझिए कि कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ लोगे, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पता होगा तभी फैक्ट्स को आप उसमें फिट कर पाओगे, ठीक है। पता तो होनी चाहिए कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, उसका प्रॉपर कंपोजिशन क्या है, तभी तो आप उसमें फैक्ट डालोगे कि संख्या कितनी है, कितने लोग नॉमिनेट होते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट पता होगा तभी फैक्ट को उसमें आप इंसर्ट कर पाओगे ना। फैक्ट कितना रटोगे आप, कोई लिमिट है? याद ही नहीं कर पाओगे यार। तो पहले आपको फैक्ट समझना होगा, मतलब कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फैक्ट अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। सर आपने मंथली मैगजीन फॉलो की थी, मतलब क्रॉनिकल या कोई ऐसे? नहीं सर, हम मंथली, लास्ट टाइम पे वही। हाँ मैं लास्ट हाँ मैंने दृष्टि फॉलो करी थी, और सर के नोट्स जो वो आते हैं ना लास्ट में, वो भी एक लास्ट में भी लाते हैं, एकदम लास्ट के रिवीजन के लिए भी देख सकते हो आप, अच्छा है। हाँ, जैसे कवर हो जाती हैं सारी चीज़ें फिर। सर करंट अफेयर के लिए कहते हैं आजकल जैसे न्यूज़पेपर कंपलसरी नहीं है, तो ये सच बात है? नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सिर्फ बुक नहीं पढ़नी है ना, जो चल रहा है सोसाइटी में, तो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप। इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू चल रहा है, तो आपको दोनों पक्ष पता होने चाहिए ना। ये कहाँ मिलेगा आपको? मैगजीन आप पढ़ोगे तो एक दिन आया, आपने एक दिन एनालिसिस किया, आप यहाँ पर रोज़ पढ़ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है न्यूज़पेपर से, अदरवाइज इंटरव्यू में नहीं बोल पाओगे आप। न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, बट 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। पढ़ना चाहिए, एनालिसिस देखना चाहिए? नहीं, पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, एनालिसिस भी देख सकते हो अगर बहुत समय हो तुम्हारे पास, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। बिना पढ़े एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है।